जय हिंद। आज की क्लास मगध साम्राज्य के उत्थान के ऊपर होने वाली है कि उसके उत्थान के क्या कारण थे। लेकिन उससे भी पहले हम महाजनपद और जनपदों को जानेंगे। जनपद और महाजनपद में यही अंतर है कि जनपद जो होते थे वो छोटे आकार के होते थे, और जनपद में जब बहुत सारी कंट्रीज़ जुड़ जाती थी आके, और कंट्रीज़ नहीं तो कोई इलाके होंगे बहुत, तो जब बहुत सारा इलाका उसमें इकट्ठा हो जाता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है ना, तो वो महाजनपद कहलाता है। महात्मा बुद्ध के समय तक यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से ज़्यादातर राजतंत्र थे, लेकिन कुछ गणतंत्र भी थे। इन जनपदों के नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य। एक वत्स्य है, एक मत्स्य है, दोनों अलग है। इसका सूरसेन, असाका। तो असाका और असमक ये दोनों एक ही है। ये साउथ इंडिया का इकलौता ही महाजनपद था। इसके अलावा अवंती है, कंबोज और गांधार। ये सभी जनपद से महाजनपद कैसे बने, इसके पीछे बहुत ही सरल से कारण थे। सबसे पहले तो बौद्धिक चेतना, और दूसरा लोहे की तकनीक का महत्वपूर्ण होना। क्या है कि लोहा इस समय तक खोजा जा चुका था। 1000 ईस्वी पूर्व तक लोहे की खोज हो चुकी थी और इसे प्रयोग में लाना शुरू कर दिया था। खेती बाड़ी के लिए लोहे के हल यूज़ किए जाते थे अब, तो उसकी वजह से खेती करना आसान हो गया था। और इसी के साथ जंगलों को काट के भी खेत बनाया जा रहा था उनको, जिसके कारण फसल बहुत ज़्यादा हुई, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गई। जनसंख्या कम थी लेकिन उत्पादन ज़्यादा था, तो इसलिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, फसल को बेचना शुरू कर दिया। और इसी के साथ कृषि में वाणिज्यकरण का भी हमें उद्गम देखने को मिलता है। अधिशेष की स्थिति में व्यापार को बढ़ावा मिला, और व्यापार होने से मुद्राओं को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से मुद्राएं प्रचलन में आई और व्यापार करना और ज़्यादा आसान हो गया। अब इन सभी परिणामों के कारण क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ना नगरों का उदय हो गया। कैसे? जहाँ पे लोग व्यापार करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो नगर बन जाते हैं। तो फिर से नगरों का उदय हुआ भारत में। इससे पहले भी थे नगर, लेकिन इस बार जो नगर बने तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस समय के पुरातात्विक सर्वेक्षणों में इतिहासकार को पॉलिशदार मृदभांड मिलते हैं, पॉलिश नुमा मृदभांड पाए जाते हैं बहुत सारे। और ये बर्तन जो थे ना, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। ये जो बर्तन थे ये अलग अलग बस्तियों में पाए जाते थे। इसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि यह बस्तियाँ काफ़ी सारी जगहों पर फैली हुई थी और उनका व्यापार भी काफ़ी विख्यात। इस युग में वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैनी, राजगृह, हस्तिनापुर जैसे नगर जो थे, इन सभी का उदय हो चुका था, जो एक व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। ये सभी जन राज्य थे। जन यानी कि जहाँ पे लोग रहते थे, कम संख्या में रहते थे, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन ये अब जनपद बनते जा रहे थे। महात्मा बुद्ध के समय तक ये जनपद बन चुके थे, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग आ गए थे। और जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो ये महाजनपद बन जाते हैं। ये सभी जनपद पहले क्षेत्रीय राज्य थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियाँ आई जिसकी वजह से इनका उदय हुआ और ये एक बड़े बड़े महाजनपद बन गए? तो देखिए, सबसे पहला कारण था इनका कृषि में लोहे का उपयोग करना। पाली साहित्य के ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि खेती में इस समय के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, यानी कि खेती करने के लिए लोहे के हल प्रयोग में लाए जाते थे। और इसका जो हमें, अगर हम कार्बन डेटिंग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग लोहे की खोज हो चुकी थी और इसको प्रयोग में लाना जाना आरंभ कर दिया था। कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग किए जाने के कारण कृषि में काफ़ी ज़्यादा उन्नति देखने को मिली। और उन्नति हुई तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा धान जो थी, खाना मतलब फसलें जो थी वो उपलब्ध हो गई थी, और उसे अब बेचने और ख़रीदने का काम शुरू हो गया था। तो इससे ये पता चलता है कि हमें लोहे के हलों के प्रयोग से ना कृषि में काफ़ी ज़्यादा उन्नति देखने को मिली। बाद में इसी सरप्लस फूड जो है, इसकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या भी बढ़ती है। फिर यही जनसंख्या आगे सैनिक बनते हैं, इस राज्य को सुदृढ़ बनाने में काम करते हैं। जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें बड़ा बनाने में काम करते हैं। सेकंड कारण था धान रोपाई की शुरुआत करना। धान रोपाई की जानकारी हमें पाली और संस्कृत ग्रंथों में मिलती है। हमें पता चलता है कि धान का रोपाई का जो कार्य था ना, वो 500 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। चावल उत्तर प्रदेश और सबसे ज़्यादा बिहार में उगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी, नदियों का काफ़ी अच्छा तंत्र है। पाली ग्रंथ से हमें धान की अलग अलग किस्मों का भी पता चलता है। और कहीं पे तो हमें ये भी पता चलता है इन किस्मों में कि राजस्थान में तो 60 दिनों में उगने वाले चावल उगाए जाते थे। इसके साथ ही मोटे अनाज हो गए, जौ, दाल और कपास, ईख, इनकी भी पैदावार शुरू हो गई थी। गंगा नदी के मैदानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा उर्वर शक्ति थी। वहाँ पे मतलब मिट्टी इतनी ज़्यादा उपजाऊ थी, और ऊपर से जो सिंचाई व्यवस्था है वो भी उत्कृष्ट थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे जो खाद्य सामग्री है ना, वो इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गई कि लगभग 60 शहरों के लोगों का भरण पोषण कर सकते हो आप। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नगरों का विकास होना आरंभ हो गया। तीसरा कारण था धातुओं का दोहन। मगध साम्राज्य के आसपास के इलाकों में क्या हुआ कि लोहे की कई सारी खदानें मिल गईं, जिसकी वजह से लोगों को ज्ञान तो पहले से था धातुओं का, लेकिन अच्छी मात्रा में अगर कोई धातु मिल रहा है तो उसकी वजह से हम
अच्छे उपकरण बना सकते हैं, जिसकी वजह से मगध और उसके आसपास के इलाकों को बढ़िया किस्म के हथियार उपलब्ध होने लग पड़े। इसका वर्णन सिकंदर के साथ आए हुए उसके लेखक भी करते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा कौशाम्बी, प्रहलादपुर, बनारस, वैशाली, पटना, सोनपुर जैसे अलग अलग इलाकों में कई प्रकार के खदानों के अवशेष मिलते हैं। चौथा कारण था धातु मुद्रा का प्रचलन। अब धातु मुद्रा के प्रचलन के कारण क्या हुआ, मतलब धातु की मुद्रा के कारण व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। खरीदने वाली वस्तुओं के लिए लोग क्या करते थे, अब सिक्कों का प्रयोग करते थे। पहले गायें देते थे, उसके बदले में अब यहाँ पे क्या है कि सिक्के दिए जा रहे हैं कोई भी वस्तु आपने खरीदनी है, जिन्हें कारशापण कहा जाता था। और इससे पहले से जो सिक्के चलते आ रहे थे, इनका वर्णन भी हमें मिलता है पाली साहित्य ग्रंथों में। इनका नाम था नस्क और सुवर्ण। तो ये सिक्के थे सोने के। इसके अलावा उत्खननकर्ताओं को चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के वो होते थे जिन्हें एक स्टैंप मार के बनाया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था। तो व्यापार विकसित होने की वजह से कोई एक छोटा सा अगर कोई कस्बा है तो वो आगे चल के शहर तो बन ही जाता है। पांचवा कारण था नगरीय पक्ष का उदय। अब फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उगाई जा रही है, उसी के साथ धातु की मुद्रा भी प्रचलन में है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, व्यापार को बढ़ावा मिला। और व्यापार कहाँ से हो रहा है, तो उत्तर भारत जो है वो व्यापार कर रहा है मध्य एशिया के देशों से, और जो दक्षिण भारत है वो व्यापार कर रहा है रोम और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह से। तो इसकी वजह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों व्यापार में विकसित हो रहे थे। और इस समय के अगर हम बात करें कि साहित्यों की, तो उससे पता चलता है कि काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। पतनपुर, नगर निगम, तो ये शब्द जो थे ना, ये इन बड़े बड़े इलाकों के लिए प्रयोग किए जाते थे जहाँ पे व्यापारी आते थे। इन नगरों के उदय के कारण कई प्रकार के उद्योग धंधे विकसित होने लग पड़े। मिलिंद और बौद्धिक ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि नगरों का विकास हो रहा था। इनमें कंबोज, कौशाम्बी, कौशल, वाराणसी जैसे कुछ विशेष थे। छठा कारण था शासन क्षेत्र में विस्तार और राजा की शक्ति में वृद्धि। अधिक व्यापार वाणिज्य की वजह से क्या हुआ, राजकोष भरने लग पड़ा। कैसे, क्योंकि राजाओं ने आय कर लगा दिया था, इस पे व्यापार पर कर लगा दिया था, जिसकी वजह से राज्यों की आय बढ़ गई। राज्यों की आय बढ़ने से उन्होंने सैनिक शक्ति पर ये आय खर्च करने का निर्णय किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजा की जो सैनिक शक्ति थी वो बढ़ गई। और बढ़ने की वजह से उन्होंने अपनी शक्ति को दूसरे राज्यों को दिखाने के लिए उन पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए, यानी कि विस्तारवादी नीतियाँ अपनानी आरंभ कर दी। इससे शासन क्षेत्र में क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब राजा जो थोड़े इलाके पे राज करता था, उसके इलाके में और नए नए जन जुड़ने शामिल हो गए। इन गतिविधियों के कारण क्या हुआ, जो जन थे वो जनपद कहलाए, और इसके बाद जनपद में राजा को काफ़ी ज़्यादा अधिकार मिल गए। उसकी शक्तियों में वृद्धि हो गई, और धीरे धीरे कमज़ोर राज्यों को उसने हड़पना आरंभ कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो जनपद था ना, वो अब महाजनपद का निर्माण कर रहा था। तो ये थे क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कारण। अब इन क्षेत्रीय राज्यों के जो उदय हुआ, इसमें कौन कौन से राज्य थे, यानी कि 16 महाजनपद वो कौन से थे जो उभर कर सामने आए, तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि ये जो 16 महाजनपद का टाइम पीरियड है ना, ये 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। जनपदों की निश्चित संख्या कितनी थी, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं है। पाणिनि का जो अष्टाध्याय है वो कहता है कि 22 थे। इसी प्रकार से अलग अलग धर्म ग्रंथ जो है वो अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन फिर भी एक बौद्ध धर्म के ग्रंथ में जिसका नाम अगस्त निकाय है, और जैन ग्रंथ भी है एक जिसका नाम भगवती सूत्र है, और इसी के साथ हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है जो उसका नाम पुराण है। हमारे बहुत सारे पुराण है वैसे तो इन सभी में एक चीज़ कॉमन मिलती है कि इनकी संख्या 16 थी। इन 16 महाजनपदों में सबसे पहला नाम आता है अंग महाजनपद का। अंग महाजनपद की जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत और पुराणों से मिलती है। इसी के साथ रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। इस समय आपकी स्क्रीन पर सभी 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी दिख रही होगी, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। आप मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मगध के पूर्वी क्षेत्र में ये बसा हुआ था, राजमहल की पहाड़ियों के बीच, और ये अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता था। बाद में इस पर बिंबिसार द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और ये मगध प्रदेश का हिस्सा बन जाता है। दूसरा महाजनपद है मगध। ये दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कि गंगा, सोन और चंपा नदी के पास में था। पहले इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, फिर राजगिरी हो जाती है, और बाद में पाटलिपुत्र कर दी जाती है, जो आज का पटना है। मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण और अनार्य, जो आर्य जाति के नहीं थे, ये दोनों संस्कृतियाँ मिलकर रहती थी, और इनका जो मेन धर्म था वो बौद्ध धर्म था। शुरुआत से ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका उल्लेख जो है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। बाद में इस पर गुप्त वंश के लोग शासन करते हैं, और ये जो है ये प्रारंभ से, जैसे मैंने बताया, बौद्धिक थे। तो बौद्धिक काल की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे राजनीतिक और वाणिज्यिक केंद्र अच्छी तरह से स्थापित हो पाया। ये काफ़ी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। बाद में बिंबिसार के शासन के समय मगध में लगभग 70 लाख गांव हो जाते हैं। तीसरा महाजनपद था काशी।
जिसकी राजधानी वाराणसी थी। यह व्यापार, शिल्प और शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसकी कौशल राज्य के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, तो एक समय ऐसा आता है जब कौशल राज्य काशी को अपने अधीन कर लेता है और 450 ईस्वी पूर्व तक ये प्रमुख शहर बन के उभरता है। आज के समय में भी केवल यही एक इकलौता महाजनपद है जो, या फिर ये कहें कि इकलौता वो शहर है जो आज भी अस्तित्व में है। चौथा महाजनपद था कौशल। कौशल महात्मा बुद्ध के समय का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ये उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और अयोध्या इसका महत्वपूर्ण शहर था। पांचवा महाजनपद है वज्जी। वज्जी नेपाल के तराई क्षेत्र में गंगा के उत्तरी स्थान पर स्थित था। वज्जी की विशेषता ये थी कि एक गणराज्य संघ था, यानी कि 8 गणराज्य देश थे, उन सभी को मिला के वज्जी बना हुआ था। आज का बिहार जो है उसका मुजफ्फरपुर और चंपारण जिले के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी वैशाली थी और ये बौद्ध और महावीर जैन के समय के सबसे शक्तिशाली शहर था। छठा महाजनपद था मल्ल। मल्ल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मल्ल की जो राजधानी थी ना, कुशीनगर, वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था। मल्ल प्रदेश भी वज्जी की तरह एक गण था, यानी कि गणराज्य था। आज के उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है ना, वही मल्ल था। सातवां महाजनपद था चेदी। चेदी जो है वो आधुनिक बुंदेलखंड है ना, वो उसका भाग था चेदी का। इसके आसपास के क्षेत्र जो थे वो भी इसी में समाये हुए थे। इसकी राजधानी शक्तिमती जातक कथाओं में सौतिवती नगर के नाम से जानी जाती है। चेदी साम्राज्य का वर्णन हमें ऋग्वेद और महाभारत में भी देखने को मिलता है। महाभारत में जब सुदर्शन चक्र द्वारा श्री कृष्ण शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं, तो उस समय शिशुपाल चेदी का राजकुमार था। आठवां महाजनपद है वत्स्य। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज के समय का इलाहाबाद है, उसके आसपास का इलाका था। हस्तिनापुर ने एक समय में कौशाम्बी को अपनी राजधानी भी घोषित किया था। इसके बाद कुरु वंश के बाद उदयन ने वत्स्य पर शासन किया और इसके बाद अवंती और बिंबिसार जैसे लोग भी इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र की बात करी जाए तो हमें मिलता है कुरु राष्ट्र। कुरु राष्ट्र जो है वो प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि ये ना एक एपिक है। कहा जाए तो रामायण और महाभारत हो गई, पुराण हो गई, इन सब में कुरु राष्ट्र का वर्णन हमें मिलता है। इसे एक ना पोजीशन मिली हुई है ऑनर एंड ग्लोरी की। महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुरु राष्ट्र जो है ना, कुरु किंगडम जो है ये सरस्वती नदी से गंगा नदी तक फैल चुका था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र हो गया, थानेश्वर हो गया, सोनीपत और मीनकमल, पानीपत, ये सारे एरिया जो है ना ये इसी के अधीन आते थे। नॉर्थ में सरस्वती से लेकर दक्षिण में एक देशवती नदी है, इसके बीच में ये निवास करती थी। आज के समय के दिल्ली और उत्तर प्रदेश इसके इलाके थे और इसकी राजधानी यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ थी, जो आज के समय में हम दिल्ली कह सकते हैं उसे। हस्तिनापुर भी थी इसकी राजधानी पहले, बाद में इंद्रप्रस्थ बन गई थी। और इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार भी हमें पता चलता है कि ये ना 2000 मील तक फैला हुआ था, इतना बड़ा इलाका था ये। कुरु राष्ट्र उस समय तक का ऐसा इकलौता राष्ट्र था जिसके अंदर 300 संघ थे, यानी कि 300 छोटे छोटे राज्य और थे इसके अंदर। यहाँ के शासक का गोत्र युधिष्ठिर था और यहाँ के नरेश को इक्याजू कहा जाता था। ये एक ऐसा राष्ट्र था जो स्टार्टिंग में तो राजतंत्र था, लेकिन बाद में ये गणतंत्र बन जाता है और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये अपना प्राचीन वैभव जो है ना उसको खो बैठता है। 10वां और कुरु राष्ट्र के समान एक और महत्वपूर्ण महाजनपद था पांचाल। पांचाल 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो अहिछत्र थी और इस पर बार बार आक्रमण होते रहते थे। आधुनिक बरेली जो है ना वो इसी का हिस्सा था। और दक्षिणी पांचाल जो है उसकी राजधानी काम्पिल्य थी और ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था। इन दोनों में से शक्तिशाली कौन था? तो वो दक्षिणी पांचाल था, इसलिए उस पर आक्रमण नहीं होते। ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा था और पृथ्वी का एक महान राजा माना जाता है उसे। पांचाल पहले राजतंत्र था, लेकिन ऐसा मानना है कि कौटिल्य के समय में ये गणतंत्र हो गया था। उत्खनन से ये पता चलता है कि जो अहिछत्र है ना, यानी कि उत्तरी पांचाल की राजधानी, तो वो बरेली जो है, तो बरेली की जब उत्खनन हुआ वहाँ पे, तो उसकी खोज से पता चलता है कि 300 ईस्वी पूर्व के समय में यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी रहती थी और ये बहुत बड़ा नगर था। 11वां महाजनपद था मत्स्य। मत्स्य प्रदेश आज के समय में जौनपुर, जूनागढ़ और अलवर जो है ना वहाँ पे बसा हुआ था। इसकी राजधानी विराट थी, विराट नगर इसकी राजधानी थी और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है हमें, लेकिन जो बौद्ध धर्म है इसमें कोई हमें वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य में इसको बाद में शामिल कर लिया गया था। 12वां महाजनपद था शूरसेन या फिर सूरसेन। ये कुरु राष्ट्र के दक्षिण में बसा हुआ था और पांचाल के तो बिल्कुल ही साथ में लगता था। मत्स्य के पूर्व में था ये। इसकी राजधानी मथुरा थी। शूरसेन इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ के राजा कृष्ण थे और ये व्यापार काफ़ी अच्छा करते थे, इसलिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। शूरसेन आरंभ में गणराज्य था, बाद में राजतंत्र बन जाता है। 13वां महाजनपद था अस्मक, ऑल्सो नोन एज असाका।
तो ये दोनों नाम इसी के हैं। आज का आंध्र प्रदेश जो है ना, गोदावरी नदी के तट पर, वहाँ पे ये बसा हुआ था और ये दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था। इसकी राजधानी पोलाती थी और इसके जो वंशज हैं यहाँ पे, मतलब जो वंश राज करता था वो था इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश वही है जो जिसके राजा राम जो थे, भगवान राम, ये इक्ष्वाकु वंश के ही थे। तो अस्मक एक समय में काशी के अधीन आता था। 14वां महाजनपद था अवंती। अवंती के बारे में हमें महाभारत और पुराणों में देखने को मिलता है। महाभारत में तो ये भी बताया गया कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम था क्षत्रियों का। इसके अलावा अवंती जो था वो प्लेस ऑफ पिलग्रिज्म था, मतलब काफ़ी सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पे आते थे और नर्मदा नदी जो है वो इसी में से होकर गुजरती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेशमती थी। शुरू में अवंती और वत्स्य के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन बाद में अवंती पर मगध का राज हो जाता है। मगध के शिशुनाग जो है वो इस पर आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहले अवंती और वत्स्य में लड़ाई होती है तो वत्स्य अवंती को अपने अधीन कर लेता है। बाद में मगध राज्य जो है वो इस पर आक्रमण कर देता है वत्स्य पर, और वत्स्य के साथ साथ अवंती को भी अपने अधीन कर लेता है। 15वां महाजनपद था गांधार। गांधार जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ था, सबसे उत्तर पश्चिम में। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रेफरेंस मिलते हैं, गांधार के बारे में और इसकी कैपिटल तक्षशिला के बारे में, जिसे तक्षशिला भी कहा जाता था पाली भाषा में। जातक ग्रंथों में तो ये भी बताया गया, जातक कथाओं में ये भी बताया गया कि कश्मीर और गांधार के बहुत अच्छे संबंध थे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के जो देश थे, किंगडम थे, विधा, उसके साथ भी अच्छे संबंध थे। गांधार की सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ थी यहाँ के घोड़े। यहाँ के घोड़े पूरे आर्यवर्त में फैले हुए थे, मतलब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अच्छी क्वालिटी के होते थे। उसके अलावा वैल्यूएबल ब्लैंकेट्स हो गए, वूलन के शॉल हो गए जिन्हें कंबल कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इसका जो नेबर है वो था कंबोज। वर्तमान में बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में ही बसा हुआ था। पेशावर और स्वात की घाटियाँ इसका मुख्य केंद्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला में दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, यानी कि टीचिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो तक्षशिला ही था, गांधार ही था। गांधार वही है शकुनी और गांधारी के समय की। गांधार के मगध के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और उत्खनन से ये भी पता चलता है कि इस शहर में लगभग 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, मतलब 1000 साल तक ये शहर जो है वो अस्तित्व में रहा था। आखिरी महाजनपद था कंबोज। भारत के बिल्कुल पश्चिमी भाग में बसा हुआ था ये। गांधार के भी उत्तर पश्चिम में स्थित था। इसके कुछ हिस्से यानी कि कश्मीर और अफगानिस्तान जो है वो इसके ही हिस्से थे और इसकी राजधानी का नाम हाटक था। कहीं कहीं पर इसे राजपुर भी कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कंबोज किसानों के लिए बहुत ही अच्छा प्रदेश था, चरागाहों के लिए बहुत अच्छा प्रदेश था, व्यापारियों और योद्धाओं का एक संगठन था ये। पहले ये राजतंत्र था, लेकिन मौर्य साम्राज्य जब तक आया ये गणतंत्र बन चुका था। इन 16 महाजनपदों के अलावा कुछ संघ ऐसे भी थे जो गणराज्य थे, यानी कि स्वयं का संविधान लेकर चलते थे। इसमें जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो हमें अच्छी खासी जानकारी प्रदान करता है। लेकिन इन सभी में केवल 10 ही गणराज्य ऐसे हैं जिनका वर्णन हमें इन सभी में देखने को मिलता है। इन सभी गणराज्यों को रिपब्लिक्स ऑफ द एज ऑफ द बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में ही ये सारे गणराज्य बने हुए थे। इन सभी गणराज्यों को 3 हिस्सों में बांटा जाता था, मतलब 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। पहले वो थे जो अडल्ट पॉपुलेशन को ही पार्टिसिपेट करने का मौका देते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरे कौन होते? दूसरे वो होते थे जो प्योर कुल की बात करते थे कि हमारे ही कुल के लोग, एक ही कुल के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके अलावा तीसरा वो ग्रुप होता था जिसमें कि कोई भी आके हमारी जो प्रशासनिक कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है, चाहे फिर वो किसी भी संबंध से रिलेटेड हो, और वो एडल्ट भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बड़ा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी फैमिली का बंदा है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई सिलेक्टेड फैमिली नहीं है, मतलब कोई भी कुल का व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। इन गणराज्यों में सबसे पहला गणराज्य था कपिलवस्तु के शाक्य। शाक्य कौन थे? ये जो भगवान बुद्ध है ना वह इन्हीं से बिलोंग करते थे। नेपाल के साथ लगता है ये रीजन, हिमालय के साथ। नेपाल तो इनका पड़ोसी था। तो पहले थे कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरे थे वैशाली के लिच्छवी, तीसरे थे पावा के मल्ल और चौथे थे कुशीनगर के मल्ल। ये मल्ल जो हैं वो अलग अलग साम्राज्यों में जैसे बसे होते थे। पांचवें गणराज्य के नाम में हमें देखने को मिलता है रामग्राम, रामग्राम के कोलिये, इसके बाद सुनसुमागिरी के भग्गा, पफालीवन के मौर्य, केसपुता के कलाम, मिथिला के विदेह और लास्ट में कोलांग के घावत्रिक। कोलाव के जो घावत्रिक है ना, इनके अलावा कुछ किताबों में अलग अलग नाम भी देखने को मिलता है। ये सभी गणराज्य थे, मतलब यहाँ पे वंशानुगत राजा नहीं बनता है, ये लोग चुनाव करते थे कि कौन व्यक्ति हमारा राजा हो। तो ये सभी थे गणराज्य। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि महाजनपद जो है इनके बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, किस तरह से उत्पत्ति हुई थी, इनके क्या कारण थे। और इसके बाद हमने 16 महाजनपद पढ़े जिनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, आस्का, जिसको अस्मक के नाम से भी जाना जाता है, साउथ इंडिया का इकलौता था,
और अवंती, कंबोज और गांधार पड़े। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मगध इन सभी गणराज्यों में और राजतंत्रों में, इन 16 महाजनपदों में केवल एक ही राज्य था जो उभर कर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है, मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे, हम उनको जानेंगे। मगध साम्राज्य एकमात्र भारत का ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को एक छत्रछाया में पिरोया, यानी कि एक शासन के अधीन लेके आए। और यही एक इकलौता ऐसा शासन था जिसने इन सभी महाजनपदों में से सबसे पहले उभरने का प्रयास किया। अपनी साम्राज्यवादी नीति को फैलाने के लिए मगध के पास एक बहुत ही विशेष प्रकार की विशेषता थी, जिसकी वजह से यही सबसे पहले उभर कर सामने आया और अपने आस पड़ोस के सभी राज्यों में से ये शक्तिशाली था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण में सबसे पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। मगध एक ऐसी अवस्था में था कि मानो कि इसके ऊपर कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। इसके दोनों तरफ से नदियाँ बहती थी, 5 पर्वतों के बीच में घिरा हुआ ये प्रदेश हमेशा सैनिकों के द्वारा घिरा हुआ रहता था। महाभारत से हमें पता चलता है कि बेहरा, वराह, वृक्ष, ऋषिगिरी और चैत्यक, ये 5 पहाड़ियाँ थी जिनके बीच में ये शहर बसा हुआ था। इसकी कई प्रकार की राजधानियाँ रहीं, लेकिन जो पाटलिपुत्र थी ना, जिसकी वजह से ये पूरे भारत पर शासन करते थे, वो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, सोन नदी और गंगा नदी। जलमार्ग के किनारे बसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ भी बहुत अधिक मात्रा में होती थी और ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित भी था। तो अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते बाहरी आक्रमणों से बचा रहा। दूसरा कारण था लोहे की खानें। मगध में लोहे की बहुत सारी खानें थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हथियार बनते थे ना, वो काफ़ी उत्कृष्ट, मतलब अच्छी क्वालिटी के होते थे और अपने आसपास के इलाकों की सेनाओं में भी ये एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन स्वयं की सेना के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में बना के रखते थे ये लोग। लोहा आसानी से मिल जा रहा था, उसकी उपलब्धता की वजह से यहाँ पे अस्त्र शस्त्र जो थे वो बहुत ही अधिक मात्रा में बनाए जा रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर युद्धों में इनको काफ़ी ज़्यादा सहायता दी। तीसरा कारण था उपजाऊ भूमि। एक तो नदियों के किनारे बसा हुआ है, सोन नदी है, गंडक नदी है, गंगा नदी है, तो क्या हुआ कि इनकी जो उपजाऊ मिट्टी है ना, वो इनके इलाकों में फैल जाती है जब बाढ़ आती है। नदियों के कारण सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी थी और अच्छे उपकरण मिल रहे थे इनको, क्योंकि इनके पास तो लोहा था, लोहे की खदानें थी, तो उसकी वजह से खेती के लिए अच्छे अच्छे उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। जंगलों को काट के वहाँ पे कृषि की जा रही थी। अब ज़्यादा कृषि होने लग पड़ी। एक समय में ऐसा आया कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा कृषि हो रही थी, तो व्यापार वाणिज्य को इन्होंने बढ़ावा देना आरंभ किया। व्यापार के कारण राज्य को आय मिलनी शुरू हो गई, यानी कि वो जो टैक्स लेते हैं वो आय बढ़ गई राज्य की, और उसी से उसने जो अपनी आय थी ना, उसको अपनी सेना पर लगाया, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया, योग्य सैनिकों को भर्ती किया और एक ताकतवर सेना इकट्ठी की। मगध के उत्कर्ष का चौथा कारण था स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र और स्वच्छ भी कह सकते हो आप इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आर्य और अनार्य, मतलब ब्राह्मण जाति जो है और अनार्य जो यहाँ के मूल निवासी जो पहले के थे, तो जो लोग मतलब हिंदू धर्म में नहीं मानते थे, सनातन में, तो इन दोनों का मेल मिलाप अच्छा खासा चलता था। यहाँ का जो मुख्य धर्म था ना, वो बौद्ध था, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे यज्ञों की इतनी प्रधानता नहीं थी, ना ही यहाँ पर कोई जाति प्रथा का बोलबाला था। राजा जो है वो शूद्र की बेटी से भी विवाह कर लेता था, जिसकी वजह से समाज में एक स्वच्छता बनी हुई थी कि एक दूसरे के साथ नीच भावना, हीन भावना नहीं रखी जाती थी यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में प्रबल शक्ति जागी और अपने ही साम्राज्य के प्रति उनमें काफ़ी ज़्यादा चेतना उत्पन्न हुई। पांचवा कारण था मगध की सामरिक शक्ति। मगध जो है, अब देखो उसके जंगलों में कई सारी खदानें थी लोहे की, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा हथियार बनाने में सहायता मिली। अब सेना भी बहुत बड़ी संख्या में उसने इकट्ठी कर ली, हथियारों की अच्छी क्वालिटी, मतलब हथियार भी ज़्यादा संख्या में थे, सेना भी अच्छी खासी हो गई। और इसकी सेना में सबसे बड़ा काम किया हाथियों ने, गज सेना। गज सेना केवल उस समय इसी के पास थी, जो क्या करते थे, बड़े बड़े जो दुर्ग है ना, दीवारें जो होती थी, उनको तोड़ने में आसानी होती थी उनकी वजह से। तो इससे क्या हुआ कि तत्कालीन समय में केवल यही एक शक्तिशाली राज्य था जो उभर कर सामने आया और मगध राज्य प्रगति करता गया इसी प्रकार से। क्योंकि इसके पास लोहे की खदानें थी, तो हथियारों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ अच्छा खासा फूड प्रोडक्शन हो रहा था, तो युद्ध के समय में कोई अकाल पड़ने का भी कोई डर नहीं था। सैनिक भी अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध थे, हाथी भी थे इनके पास। मतलब टोटल मिला के इनकी जो सैनिक शक्ति थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। मगध के उत्कर्ष में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण उसके अमात्य भी थे। अमात्य यानी कि जो मंत्री होते हैं ना, सलाहकार होते हैं, राजा के बिल्कुल करीबी होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका रखते थे, क्योंकि यही लोग राजा को सलाह देते थे कि आगे आपको युद्ध करना चाहिए कि कूटनीति अपनानी चाहिए। जैसे बिंबिसार के मंत्री थे, अजातशत्रु के मंत्री थे, उसके अलावा चंद्रगुप्त के तो सबसे ज़्यादा फेमस है कौटिल्य, जिन्होंने ये साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये अमात्य क्या करते थे, जहाँ पर युद्ध की आवश्यकता है वहाँ युद्ध करते थे, और जहाँ पर युद्ध ना करके संधि की आवश्यकता है या कूटनीति की आवश्यकता है, वहाँ पर कूटनीति की सलाह देते थे, और राजा इनकी सलाह को मानता भी था। सातवां कारण था मगध के शासकों की योग्यता। अब मगध के शासक जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कुशल थे। विदेशों से आए हुए यात्री जो है वो भी इनके बारे में अपने वृत्तांतों में वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि शासक जो थे, यहाँ के मगध के शासक काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय थे, बुद्धिमान थे, और अतिथियों का स्वागत करना जानते थे।
दया भाव रखते थे, जनता के हित का सोचते थे। मगध के शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग जो हुए ना, इन्हीं के सफल प्रयासों की वजह से मगध भारत में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा। अब बात कर लेते हैं कि मगध जनपद पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो इस पर शासन करने वाले 3 थे, ठीक है। पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। वज्जियों को परास्त करके मगध साम्राज्य पर अधिकार करने वाला पहला हर्यक वंश का जो शासक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार की माना जाता है कि 500 रानियां थी, क्योंकि ये विश्वास रखते थे कि जहाँ पर युद्ध करने की आवश्यकता है वहाँ युद्ध करेंगे हम, जहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, शांति संधि की आवश्यकता है, वहाँ पर संधियाँ करेंगे। तो इसी प्रकार से इन्होंने अंग पर आक्रमण करके वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को हराया और अंग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से गांधार और अवंती तो पहले से इनके मित्र थे, तो उन पर आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो पहले से ही इनकी तरफ समर्पित थे। विनय पिटक से ये पता चलता है कि इनके राज्य में 80,000 गांव थे। महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन पुराणों के अनुसार ये कार्यकाल 28 वर्ष का था। इसके बाद अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठता है, जो अपने पिता की ही भांति काफ़ी ज़्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति वाला था, और ये कौशल और वज्जी पर आक्रमण करके उन्हें अपने में मिला लेता है। इसी के साथ 18 राजाओं के साथ ये मतलब इसके खिलाफ 18 राजा खड़े होते हैं, उन सभी 18 राजाओं को हराकर उनको भी परास्त करके उनके जो साम्राज्य थे वो अपने अधीन कर लेता है। इन सभी घटनाओं के कारण इसकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा प्रतिष्ठ हो गया, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, उसका संरक्षक था, और इसी के समय में सर्वप्रथम पहली बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तीसरा योग्य शासक था उदयन। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि बिंबिसार का पुत्र था, ये भी मतलब अजातशत्रु का भाई था। बिंबिसार की हत्या करने वाला उदयन ही था, और इसी ने आगे भागदौड़ संभाली थी। इसने गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नामक एक राजधानी स्थापित की थी अपने साम्राज्य की। उदयन ने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उनके राजाओं की हत्या कर दी और उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उदयन जो था वो जैन धर्म का समर्थक था। साहित्यिक ग्रंथों से पता चलता है कि उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडा और भागदासक ये शासक हुए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अयोग्य थे, और भागदासक सबसे अंतिम शासक था। इसकी हत्या कर शिशुनाग द्वारा कर दी जाती है, और शिशुनाग फिर गद्दी पर बैठ जाता है। यहीं से एक दूसरे वंश की स्थापना होती है जो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग भी काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी और महत्वाकांक्षी था। इसने अवंती पर आक्रमण किया और उसके राजा को हराकर मगध में मिला लिया। इसने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर राजगृह कर दी, और उसके बाद शिशुनाग ने वत्स्य और कौशल को भी चुनौती देकर अपने अधीन मिला लिया। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र काकरवण, जिसका नाम कालाशोक भी कहा जाता है, तो ये शासक बनता है, और ये बौद्ध धर्म का समर्थक था, उसका संरक्षक था, और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध सभा आयोजित होती है। ये अपनी राजधानी को राजगृह से हटाकर फिर से पाटलिपुत्र कर देता है। कालाशोक ने 28 वर्ष तक शासन किया, और हर्ष चरित्र से ये पता चलता है कि इसकी मृत्यु नगर के थोड़ी दूरी पर चाकू मार के की गई थी, यानी कि इसकी भी हत्या की गई थी, और इसके बाद नंदीवर्धन सम्राट बन जाता है। लेकिन नंदीवर्धन के शासक बनने से पहले कालाशोक के जो 10 उत्तराधिकारी थे ना, वो सभी 22 वर्षों तक शासन करते हैं, जो सारे के सारे अयोग्य होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक था नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद द्वारा की गई थी। नंदवंश का जब शासन आरंभ हुआ तो उस समय साम्राज्य की सीमा गंगा नदी तक लगती थी, लेकिन बाद में ये सिंधु नदी तक और ब्यास नदी तक फैल गई। यही वह समय था जब भारतीय साम्राज्य की स्थापना की संभावनाएं दिखाई दे रही थी। महाबोधि वंश के अनुसार नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद द्वारा नहीं, अग्रसेन द्वारा की गई थी। अग्रसेन यानी कि उग्रसेन, इसका नाम उग्र इसलिए रखा गया था क्योंकि इसकी जो सेना थी ना वो काफी ज्यादा लड़ाकू थी। विष्णु पुराण के अनुसार महापद्मनंद का नाम महापद्मनंद इसलिए रखा गया था क्योंकि काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था, महाशक्तिशाली था। इसमें इतना सामर्थ्य था जितना कि परशुराम में था, कि समस्त सृष्टि के क्षत्रियों का नाश कर सकते थे ये। साहित्यिक साक्ष्यों से ये पता चलता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 2,000 रथ सेना थी। इसी के साथ 3-4 हजार हाथी भी थे इनकी सेना में। पुराणों से यह भी पता चलता है कि महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अस्मक, कुरु, मिथिला और शूरसेन के राजाओं को पराजित किया था। इस प्रकार से इनका साम्राज्य था वो समुद्री तट तक फैल चुका था। पुराणों से पता चलता है कि इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया, लेकिन बौद्धिक और जैन ग्रंथों के अनुसार पता चलता है कि नंद शासकों का शासनकाल केवल 22 वर्षों का ही था। नंद वंश के विनाश के लिए सभी प्रमाण जो है वो एकमत है, सभी में एक जैसा ही तथ्य मिलता है कि उसके पतन का कारण जो था वो राज्य की क्रांति थी। राज्य में एक बड़ी सी क्रांति हुई जिसका नेतृत्व कर रहा था कौटिल्य, और उसके आगे खड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, तो इसकी सहायता से नंद वंश का अंत कर दिया, और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, और मौर्य वंश ने पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। तो इस पूरी मगध की वंशावली को पढ़ के हमें क्या पता चला कि जो हर्यक वंश था उसने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की, शिशुनाग वंश ने उसी सामाजिक प्रतिष्ठा से सेना को सुदृढ़ किया, और नंद वंश ने उसी सेना के बाहुबल से समस्त भारत को मगध के अधीन कर दिया। और इसी के बाद समस्त भारत पे शासन करने वाला कौन था? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने संपूर्ण भारत में एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की।
आप इस मैप में देख सकते हो कि किस प्रकार से एक छोटा सा मगध संपूर्ण भारत बन जाता है और समस्त आर्य और अनार्य जातियां इसी के अधीन आ जाती हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक 16 महाजनपद, और इन 16 महाजनपदों में मगध जिसका उत्कर्ष हुआ, जिसने पूरे भारत में एक राजनीतिक चेतना जगाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।